हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो तक हमने बात कर ली थी सेक्शन 4 तक, जो कि बात करता है प्रोबेशन से रिलेटेड। आज से हम शुरू करेंगे सेक्शन 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 5 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। इसमें बताया गया है कि कोर्ट जब सेक्शन 3 के अंदर एडमोनिशन के बाद छोड़ेगा या सेक्शन 4 के अंदर प्रोबेशन के बाद जब ऑफेंडर को छोड़ेगा, उस टाइम वो साथ ही साथ ये ऑर्डर कर सकता है कि उस ऑफेंडर के द्वारा एक कंपनसेशन पे किया जाए। और वो कंपनसेशन क्या होगा? उतना जितना कोर्ट को लगता है कि उस ऑफेंडर के ऑफेंस की वजह से किसी एक व्यक्ति को नुकसान हुआ है। तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आपने जो ऑफेंस किया है इस वजह से इतना नुकसान इस व्यक्ति को हुआ है, इतनी इंजरी इस व्यक्ति को हुई है, तो उसको आप कंपनसेट करिए इतने पैसों से। साथ ही साथ कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जितनी कॉस्ट लगी है वो भी आप पे करिए। फिर सबसेक्शन 2 के अंदर बताया है कि जो अमाउंट ऑर्डर किया है कोर्ट ने पे करने के लिए, वो सेक्शन 386 एंड 387 ऑफ द कोड सीआरपीसी के सेक्शन 386 और 387 के तहत रिकवर किया जाएगा। वहाँ जैसे रिकवर किया जाता है उसी तरीके से रिकवर किया जाएगा। ये दोनों जो सेक्शन है वो पुराने सीआरपीसी से रिलेटेड है। नई सीआरपीसी जो है हमारी 1973 की, उसके रेस्पेक्टिव सेक्शंस हैं सेक्शन 421 एंड सेक्शन 431। तो सीआरपीसी के सेक्शन 421 एंड 431 के तहत जिस तरीके से फाइन रिकवर किया जाता है उसी तरीके से इस कंपनसेशन को भी रिकवर किया जाएगा। फिर ये बताया गया है कि कोई अगर सिविल कोर्ट जो ऑफेंडर ने कोई एक्ट किया है उसके तहत सिविल कोर्ट ने भी अगर कोई सूट अपने अंदर फाइल करवा रखा है, वहाँ पे भी अगर कोई सूट चल रहा है, तो इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत जो कंपनसेशन उससे वसूल किया गया है ना, उस कंपनसेशन को भी रिकॉर्ड करेगा वो सिविल कोर्ट, और वहाँ पे उसके हिसाब से ही फिर वो जजमेंट पास करेगा। मतलब उसको कंसिडरेशन में लेते हुए ही सिविल कोर्ट अपना जो जजमेंट है वो पास करेगा। फिर सेक्शन 6 के अंदर बात की गई रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। इसमें बस इतना सा बताया गया है कि 21 ईयर्स से कम एज का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके इम्प्रिजनमेंट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कब उनको इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, इससे रिलेटेड इसमें बात की गई है। इसमें इतना सा बताया गया है कि जिन लोगों में अभी समझ नहीं आई है, मतलब कुछ कम एज के बच्चे हैं, कुछ 21 ईयर्स से कम एज के लोग हैं जो कि अभी इमेच्योर हैं, उनमें इतनी समझ नहीं आई है, तो उनके फेवर में थोड़ा लीनियंसी दिखाई जाए। इसमें यह बोला गया है कि अगर कोर्ट जो है वो किसी ऑफेंडर को ट्राई करता है और उसको गिल्टी पाता है ऐसे ऑफेंस का विच इज़ नॉट पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा तो दी जा सकती है लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट जितना बड़ा वो गुनाह नहीं है, तो वहाँ पे बोला गया है कोर्ट इतनी कोशिश करेगा कि उस 21 ईयर्स वाला जो व्यक्ति है, 21 ईयर्स से कम का जो व्यक्ति है, उसको जेल में ना भेजे, उनको सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के तहत ही छोड़ दे, ऐसा कोर्ट ट्राई करेगा। लेकिन इसमें ये बताई गई है कि कोर्ट सारी वही सर्कमस्टेंसेस वगैरह सब देखेगी, केस के फैक्ट्स वगैरह सब कुछ देखेगी, उनको देखते हुए ही डिसीजन लेगी। इसमें बोला है कि जब कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति को सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के तहत नहीं छोड़ना चाहिए, ना तो उसको डांट फटकार के छोड़ना चाहिए, ना उसको प्रोबेशन पे छोड़ना चाहिए, उन्हीं केसेस के अंदर उनको जेल में भेजे, वरना कोशिश ये की जाए कि उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाए, डांट फटकार के छोड़ दिया जाए। इसमें बताया गया है कोर्ट अगर ऐसा करता है, मतलब कोर्ट अगर उसको जेल में भेजता है 21 ईयर्स से कम एज के व्यक्ति को, तो कोर्ट अपना जब वो जजमेंट पास करेगा, जो अपना ऑर्डर पास करेगा, उसके अंदर कोर्ट ये चीज़ें लिखेगा, रीजंस लिखेगा कि क्यों हमने इसको सेक्शन 3 या 4 का बेनिफिट नहीं दिया। फिर सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया कि कोर्ट जब ये चीज़ तय करेगा ना कि उस व्यक्ति को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, उसका केस के फैक्ट्स वगैरह देखेगा और सब चीज़ें जब वो लेगा, उसके अंदर कोर्ट जो है ना वो प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। उससे बोल सकता है कि इस व्यक्ति की आप सारी रिपोर्ट निकाल के मुझे बताइए, मुझे तय करना है कि इसको मुझे प्रोबेशन पर छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसको वो कंसिडर कर सकता है। कोर्ट अपने दूसरे जितने भी साधन हैं उनके तहत भी उस व्यक्ति का कैरेक्टर और सिचुएशन वगैरह जितनी भी उन सबको तय करने के लिए मंगा सकता है रिपोर्ट, उनसे अपनी खबर वो मंगा सकता है। सेक्शन 7 के अंदर ये बताया गया है कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसके द्वारा जो कोर्ट को रिपोर्ट दी जाएगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी, वो किसी को नहीं बताया जाएगी, सिर्फ कोर्ट को ही पता होगा। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो रिपोर्ट तो उसको नहीं दिखाए ऑफेंडर को, लेकिन उसके कुछ सब्सटेंस उसको बता दे। इसके बाद में फिर कोर्ट उसको परमिशन दे सकता है कि वो उसको डिफेंस देने के लिए कुछ अपने एविडेंस ले आए जो भी उस मैटर से रिलेटेड हो। तो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, लेकिन कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कुछ की पॉइंट्स उसको बता दें जिसके ऊपर कोर्ट को लगता है कि अगर आपके पास एविडेंस है तो आप ले आइए, आपके बेनिफिट में रहेगा। अब सेक्शन 8 बात करता है जो प्रोबेशन के आपने दे रखी है कंडीशन, उनके अंदर भी वेरिएशन की जा सकती है, उनसे रिलेटेड सेक्शन 8 बात करता है।
इसमें बताया गया है कि जब उस व्यक्ति को प्रोबेशन के ऊपर छोड़ा गया है तो कोर्ट जो है ना वो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति की या पब्लिक के बेनिफिट के लिए वो जो प्रोबेशन की कंडीशंस है उनको वेरी कर सकता है। इसमें बोला गया है कि वो जो बॉन्ड भरवाया था ना, वो बॉन्ड जब तक इफेक्टिव है उस बॉन्ड का जो टाइम है कोर्ट उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, उसकी जो कंडीशंस है उसको वेरी भी कर सकता है। लेकिन इसमें ये बात बताई गई है कि कोर्ट को ये बात भी ध्यान रखने में होगी कि जिस दिन वो प्रोबेशन का ऑर्डर दिया गया था उस ऑर्डर से 3 साल के पीरियड से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकती पीरियड को। आप चाहो तो कम कर सकते हो, आपने पहले 2 साल का दिया था, अब बढ़ा के आपने उसको 3 साल कर दिया, ठीक है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा का आप नहीं कर सकते। फिर आगे ये भी बताया गया है कि ये जो आप वेरिएशन करेंगे उसकी कंडीशंस के ऊपर, उस बॉन्ड के ऊपर, उसको बिना ऑफेंडर को या फिर श्योरिटीज़ जो है उनको सुने बिना आप नहीं करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड दी जाएगी, उनको भी सुना जाएगा, उसी के बाद में आप कंडीशन को वेरी कर सकते हैं। फिर आगे बताया गया है कि श्योरिटी को आप सुनने का मौका देंगे। श्योरिटी को आपकी कंडीशंस पसंद नहीं आई तो श्योरिटी बोल सकता है कि मुझे मुक्त कर दो, आप, मेरे को नहीं बनना है इसका अब श्योरिटी। तो कोर्ट फिर उस ऑफेंडर को बोलेगा कि भैया ये तो जा रहा है, नया बॉन्ड लाओ, नए श्योरिटीज़ लाओ। अब अगर ऑफेंडर नए श्योरिटीज़ लाने में या नया बॉन्ड भरने के अंदर असक्षम रहता है, फेल करता है, तो कोर्ट जो है ना उस व्यक्ति को उस समय जो वो पनिशमेंट दे सकता था जब उसको प्रोबेशन पे छोड़ा, उस समय जो पनिशमेंट दे सकता था वो पनिशमेंट वो उसको दे सकता है, उसको पनिशमेंट वो दे देगा। फिर आगे बताया गया है कि अगर प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट को ऐसा बोले कि उस व्यक्ति का कंडक्ट ऐसा रहा है कि उसके ऊपर अब सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, तो कोर्ट उसके सुपरविजन के जो बॉन्ड्स उससे भरवाए थे ना उसको उन बॉन्ड से डिस्चार्ज कर सकता है। फिर सेक्शन 9 के अंदर ये बात की गई है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के अंदर आपको जो कंडीशन दी गई थी उनको फुलफिल करने में आपने फेलियर रहे हैं, आपने उनको फेल कर दिया है, तब क्या होगा। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो प्रोबेशन दे रहे हैं ना उस व्यक्ति को, उस वक्त ऐसा नहीं कि आप उसको सज़ा से आपने मुक्त कर दिया है। वो जो सज़ा आप दे रहे हो ना वो सिर्फ सस्पेंडेड है उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए आपने उसको प्रोबेशन पे छोड़ा है। ऐसा नहीं आपने मुक्त कर दिया उसको, वो जब तक प्रोबेशन का पीरियड चल रहा है तब तक सस्पेंडेड रहेंगी, ख़त्म नहीं हुई है वो, ये बात ध्यान रखने की है। तो ये याद रखना है कि अगर उस व्यक्ति ने उस बॉन्ड की अगर कोई कंडीशन को ब्रेक किया है, उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को ओरिजिनल जो सेंटेंस वो दे सकता था वो सेंटेंस दे देगा, उसको फ्रेश ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सस्पेंडेड रही है पनिशमेंट, तो पनिशमेंट आप उसको तुरंत दे सकते हो, दोबारा फ्रेश ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बताया गया है सेक्शन के अंदर कि अगर कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति ने बॉन्ड की कोई कंडीशन को ब्रेक किया है तो कोर्ट उस व्यक्ति को और उसके श्योरिटी को समन्स देकर बुला सकता है, या चाहे तो उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू करके भी उसको कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बोल सकता है। फिर ये बताया गया है कि जब वो व्यक्ति कोर्ट में आ जाएगा या उसको ला दिया जाएगा तो उस व्यक्ति को या तो उसको रिमांड में भेज सकती है या फिर उसको चाहे तो बेल पे छोड़ सकती है विद या विदाउट श्योरिटीज़ अगली हियरिंग के लिए, जब वो केस जो है कंक्लूड होगा। फिर ये बताया गया कि जब वो कंक्लूड हो जाएगी प्रोसीडिंग्स, जो केस है वो कंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद में कोर्ट उसको अगर लगता है कि उसने उसकी कोई कंडीशन ब्रेक की है, बॉन्ड्स को फुलफिल नहीं किया है, तो उसको जो ओरिजिनल जो उसको पनिशमेंट देनी थी, ओरिजिनल ऑफेंस की जो उसको सज़ा देनी थी वो उसको दे सकता है। और अगर पहली बार ऐसा उसने फेलियर किया है तो उसके ऊपर मैक्सिमम 50 रुपये तक का फ़ाइन भी लगा सकती है, 50 रुपये तक का। उस समय के हिसाब से 50 रुपये भी काफ़ी वैल्यू रखते थे। आज के इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए जितने भी फाइन्स वगैरह की जो प्रोविजंस है इनको अमेंड करना चाहिए, लेजिस्लेचर को देखना चाहिए, ठीक है। खैर, और ये जो फ़ाइन भरने के लिए बोला है कोर्ट ने, वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर वो फ़ाइन फुलफिल नहीं करता है तो कोर्ट उसको ओरिजिनल सेंटेंस में दे सकती है। तो याद रखना है कि उसको चाहे तो सेंटेंस दे दे, और अगर लगता है कि पहली बार ही उसने ब्रेक किया है तो और उसको ठीक है बॉन्ड को चालू रखते हैं, इससे सिर्फ फ़ाइन ले लेते हैं, तो कोर्ट उसको फ़ाइन पे भी छोड़ सकती है। लेकिन अगर उसने फ़ाइन नहीं भरा तो कोर्ट उसको फिर सज़ा दे देगी, फिर उसको वो जेल में भेज देगी, उसका जो ओरिजिनल सेंटेंस उसको देना था वो दे देगी। फिर सेक्शन 10 के अंदर ये बताया गया है कि सीआरपीसी के अंदर बॉन्ड्स और श्योरिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है ना वो इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर लागू होंगे। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड और श्योरिटी की हम बात कर रहे हैं उनके ऊपर सीआरपीसी के तहत बॉन्ड और श्योरिटीज़ के जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो ही लागू होंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ईजिली समझ आ चुका होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। देखते रहिए और वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।